आज दिल्ली में रमेश भिदुड़ी के बेतुके और घटिया बयानों पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो गया। रमेश भिदुड़ी कालकाजी असेंबली सीट से मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रमेश भिदुड़ी ने आतिशी सिंह और प्रियंका गांधी के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी की थी। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में रमेश भिदुड़ी को डांट लगाई है, कैंपेन के दौरान विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले न करने की हिदायत दी है, लेकिन इससे बात बनी नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने रमेश भिदुड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज साउथ एवेन्यू में रमेश भिदुड़ी के घर का घेराव किया। रमेश भिदुड़ी के घर के मेन गेट और बाउंड्री पर कालिख पोती, नेम प्लेट पर जूते चप्पल बरसाए। दूसरी तरफ इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला खुद चीफ मिनिस्टर आतिशी सिंह ने। रमेश भिदुड़ी के बयान पर रिएक्ट करते वक्त आतिशी के आंसू निकल आए, गला भर गया। आतिशी ने कहा कि उनके बीमार और बुजुर्ग पिता के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें करना ठीक नहीं है। आतिशी ने कहा कि रमेश भिदुड़ी को अगर चुनाव जीतना है तो मुद्दों पर बात करें। दूसरों के परिवार वालों को गालियां देने के बजाय यह बताएं कि सांसद के तौर पर उन्होंने कालकाजी में क्या क्या काम किए। मैं रमेश भिदुड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश भिदुड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। अपने काम पर वोट मांगे, मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रही है और इसके जवाब में बीजेपी ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर शीश महल का मुद्दा उठाया। संबित पात्रा ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर ही अरविंद केजरीवाल ने 2012-2013 में कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे और इसी आधार पर वो चुनाव जीते थे। लेकिन अब वही केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में बड़ा घोटाला हुआ है। जिस शीश महल को बनवाने में 8 करोड़ रुपए लगने थे, उसके लिए 33 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट की गई। सीएजी रिपोर्ट के हवाले से संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपना घर बनवाने में पब्लिक का पैसा पानी की तरह बहाया। घर के साजो सामान पर महल से ज्यादा खर्च किया गया। संबित पात्रा ने कहा कि जो शख्स यह कहकर सत्ता में आया था कि उसे ना घर चाहिए ना गाड़ी चाहिए, उसने ऐशो आराम का हर सामान अपने घर में लगा दिया। अब इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है। एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया। सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे।
सीएजी कहती है देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं? सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है। उनका शीश महल कौन बनाएगा, उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। स्पॉट कोटेशन, मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन बनाएगा जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। अपने मकान पे खर्च और अपने दुकान को बचाने के लिए खर्च, जनता के लिए कोई खर्च नहीं। यही अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की हकीकत है। आज पटना में भी सियासी माहौल खूब गर्म रहा। पिछले 5 दिनों से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी, लेकिन प्रशांत किशोर ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन अंधेरा होते होते कोर्ट ने जमानत की शर्तें हटा लीं और प्रशांत किशोर जेल से बाहर आ गए। पुलिस की गिरफ्तारी से छूटने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि न्याय की जीत हुई है, छात्रों के संघर्ष की जीत हुई है। उनका अनशन अब भी जारी रहेगा। अब वो कहां धरने पर बैठेंगे, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, इसका ऐलान वो कल सुबह करेंगे। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। आज पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी मैंने पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया है और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। आज रात में युवा संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की घोषणा कल मैं आपको करूंगा। इससे पहले आज दिन भर प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर ड्रामा चलता रहा। सुबह करीब 4 बजे पुलिस गांधी मैदान पहुंची, जहां प्रशांत किशोर अपने समर्थकों और छात्रों के साथ धरने पर बैठे हुए थे। पुलिस ने उनसे अपना धरना और अनशन खत्म करके वहां से उठने की बात कही, लेकिन प्रशांत किशोर ने मना कर दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने प्रशांत किशोर का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश की, तो प्रशांत किशोर को उनके कुछ सपोर्टर्स ने घेर लिया। लेकिन विरोध के बाद भी पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर वहां से चली गई। प्रशांत किशोर बीपीएससी का इम्तिहान दोबारा कराने की मांग कर रहे स्टूडेंट्स के साथ हैं, जबकि जिस सेंटर में गड़बड़ी को लेकर यह सारा मुद्दा उठा था, उस सेंटर का री एग्जाम तो 2 दिन पहले खत्म हो गया। इसलिए पूरा एग्जाम दोबारा होगा, इसकी उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन प्रशांत किशोर अनशन करके स्टूडेंट्स का सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तेजस्वी यादव के हाथ से यह मुद्दा उन्होंने छीन लिया। यह प्रशांत किशोर की उपलब्धि है। लेकिन बिहार में अभी चुनाव दूर है और अगले 6 महीने तक यह मुद्दा कितना रेलेवेंट रहेगा, इससे प्रशांत किशोर को कितना फायदा होगा, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में महायुति के 2 बड़े नेताओं के बयानों की खूब चर्चा हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने सार्वजनिक तौर पर मतदाताओं का अपमान किया। अजीत पवार अपने इलाके बारामती के दौरे पर गए थे। एक कार्यक्रम में मंच से बोल रहे थे। भाषण के वक्त कुछ लोगों ने अजीत पवार को टोका और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन देने की कोशिश की। यह बात अजीत पवार को बुरी लग गई। उन्होंने वहीं माइक से इन लोगों को डांट दिया। अजीत पवार ने लोगों से कहा कि जनता ने उन्हें वोट देकर उन पर कोई एहसान नहीं किया है। वोट देने वाले खुद को अजीत पवार का बॉस न समझें, अजीत पवार को उनका मजदूर न समझें। अरे तुमने मुझे वोट दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे मालिक हो गए हो। तुमने मुझे मजदूर समझ रखा है क्या? इस बयान को लेकर अजीत पवार पर पहला हमला शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने किया। जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि वोटर्स की इंसल्ट करना अजीत पवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अजीत पवार एक अहंकारी शख्स हैं। जनता को अपमानित करने वाले वो बयान देते ही रहे। अरे वो तो गिनता ही नहीं ना किसी को। अजीत पवार आपने वोट किया तो एहसान किएगा उसके ऊपर, बराबर है उसका।
वो पैसे लाता है, रास्ते बनाता है, एहसान किया क्या चुन के देके उसको? क्या बात कर रहे हो आप? यही भाषा उनकी भाषा रही है और ये भाषा हम सुनते आ रहे हैं। वो जो सालगड़ी है ना, सालगड़ी जो शब्द उसका इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ समझ लो। मैं बात बताना चाहता हूँ कि इस संविधान के तहत जो लोकशाही गणतंत्र स्थापित हुआ है, उसमें जो जनप्रतिनिधि जाता है वो समाज का सेवक ही होता है। समाज उससे काम करके लेना चाहती है। अगर तुम काम करते हो तो समाज पे कोई एहसान नहीं करते हो। ये बात शोभा नहीं देती है। पूरे महाराष्ट्र की जनता की माफी मांगनी चाहिए अजित पवार ने। आज अपमान हुआ है सब वोटर का। क्या बात करते हो तुम? आज छत्तीसगढ़ से एक बुरी खबर आई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवान दंतेवाड़ा में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। नक्सलियों ने अंबेली गांव के पास जमीन के नीचे आईईडी लगा रखी थी। दोपहर करीब 2:15 बजे जैसे ही एक गाड़ी में सवार डीआरजी की टीम यहां से गुजरी, नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। इसकी वजह से गाड़ी में सवार सभी 8 लोग शहीद हो गए और गाड़ी चला रहे सिविलियन ड्राइवर की भी इस हमले में मौत हो गई। यह आईईडी ब्लास्ट कितना पावरफुल था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जहां पर यह ब्लास्ट हुआ वहां करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। आसपास की सड़कों पर बड़े बड़े क्रैक्स आ गए। जिस गाड़ी में डीआरजी के सामान चल रहे थे उसके तो परखच्चे उड़ गए। गाड़ी का एक हिस्सा तो पेड़ के ऊपर जाकर लटका है। डीआरजी के जो जवान इस हमले में शहीद हुए हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उनके नाम हैं कोरसा बुधराम, सोमडू वेंटिल, दुम्मा मडकाम, बमन सोढ़ी, हरीश कोडराम, पंडरू पोयम, सुदर्शन वेट्टी और सुभरनाथ यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने इस नक्सली हमले पर अफसोस जाहिर किया है। गृहमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जिस किस्म के लगातार एक्शन हो रहे हैं उसी से बौखलाकर नक्सलवादियों ने यह हमला किया है, लेकिन उन्हें इसका करारा जवाब मिलेगा। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 42 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित हाई पावर्ड कमेटी ने मुलाकात की और उनसे अस्पताल में एडमिट होने की गुजारिश की। जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले साल 26 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और किसी भी तरह की सरकारी मेडिकल सुविधा लेने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी सेहत को लेकर कई बार चिंता जता चुका है। कोर्ट पंजाब सरकार को बार बार निर्देश दे चुका है कि डल्लेवाल को समझा बुझाकर अस्पताल में एडमिट कराएं, लेकिन डल्लेवाल मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। आज जस्टिस नवाब सिंह ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे कहा कि कोर्ट उनका अनशन खत्म नहीं कराना चाहता। अदालत को उनकी सेहत की चिंता है, इसलिए वो इलाज कराएं, अस्पताल जाएं और वहां भी अपना अनशन जारी रखें।